प्यारे मित्रों, आज हम इकोसिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हमारा पहला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, A.G. टांसले हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। चार्ल्स डार्विन, सभी को पता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, मतलब मानव का विकास कैसे हुआ। वहीं बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आगे बात करें E.P. ओडम का, तो इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक A.P. ओडम को कहा जाता है। तो मित्रों अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप सभी को पता होगा। यह है जैविक और अजैविक घटक। देखिए अजैविक घटक क्या होता है, इसमें तीन चीजें आती है, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु अजैविक घटक के अंतर्गत आती है। वहीं जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? कवक, जीवाणु, प्रकाश या घास? तो देखिए मित्रों, अजैविक यहाँ पे है प्रकाश। प्रकाश एक अजैविक घटक है। वही बात करें कवक और जीवाणु की, तो ये अपघटक है। और वही घास की बात करें तो ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बहुत ही कॉमन सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। उसी तरह दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? मित्रों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। मित्रों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं? तो सभी को पता होगा, जो प्राथमिक उत्पादक है वो पौधों के लिए आते हैं, और जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं यानी शाकाहारी जीव, वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को दिया था। वही ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं तो इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वहीं लैमार्क की बात करें तो इन्हें विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वहीं वाटसन की बात करें तो इन्होंने एक क्रिक नाम के वैज्ञानिक के साथ डीएनए का मॉडल दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों अगले सवाल को देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर कितने प्रतिशत भाग एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10%। 10% भाग अगले में स्थानांतरित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए यहाँ जो धान का खेत है वो क्या है? एक कृत्रिम है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? मित्रों देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ना। कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ना आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा खाद्य जाल, यानी फूड वेब कहा जाता है। इसी तरह मित्रों अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में जैव भू रासायनिक चक्र राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? इस प्रक्रिया के द्वारा जो पोषक तत्व है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, जीवित जीव और निर्जीव वातावरण के बीच चक्रीय क्रम में घूमता है। मतलब ये निर्जीव से सजीव में जाएगा, फिर सजीव के बाद निर्जीव में ये स्थानांतरित होते रहता है। अगला सवाल देखते हैं मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मित्रों यहाँ पे देखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है वन पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद घास पारिस्थितिकी आता है, उसके बाद रेगिस्तान आता है, उसके बाद मीठे पानी का पारिस्थितिकी आता है जैसे नदी, झील आदि, और सबसे लास्ट में आता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, यानी खेत हो गया, तालाब हो गया, ये सब। मित्रों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सर्वाहारी जीव कौन होते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे मनुष्य। अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडेमैन का नियम किससे संबंधित है? तो सभी को पता है कि लिंडेमैन ने क्या दिया था? ऊर्जा का प्रवाह यानी 10% नियम लिंडे जी ने दिया था। ठीक मित्रों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है? मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है? तो मित्रों यह है अजैविक घटक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है जनसंख्या, जैविक समुदाय,
जीवोम और आवाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो यहाँ पे इनको जैविक समुदाय कहा जाता है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ या शेर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सभी को पता होगा, इनको तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी वाला क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तालाब, तालाब या समुद्र में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, तालाब या समुद्र में जो बड़े यानी तृतीयक वर्ग के उपभोक्ता है, उनका भार, जैसे बड़े बड़े मछलियों का भार बहुत ज्यादा होता है, जिसे जैव भार या बायोमास कहते हैं। किसकी तुलना में? जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी तुलना में। इसी कारण वहां पे ये पिरामिड है वो उल्टा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपमार्जक स्कैवेंजर कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिद्ध, गिद्ध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति क्या है? सभी को पता है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति क्या है, तो ये है सर्वाहारी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है मित्रों? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ता के बीच संतुलन पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अम्लीय वर्षा का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? जी नहीं बढ़ाती। पौधों की वृद्धि भी तेज नहीं होती? कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जी पड़ता है। तो देखो, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, आज के एमसीक्यू में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। धन्यवाद।